हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस जय प्रक्रम में आपको 4 तंत्रों के बारे में पढ़ना है। हम लोगों ने पाचन तंत्र कवर कर लिया है, उसमें से श्वसन तंत्र के बारे में उस चैप्टर के अंदर पढ़ना है जो हम लोगों ने पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में हम लोग परिवहन तंत्र को कवर करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर करेंगे। उसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग उत्सर्जन तंत्र को कवर करेंगे। 4 तंत्रों के बारे में आपको जय प्रक्रम चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो हम लोगों ने 2 कवर कर लिया है और ये तीसरा है और एक और हमारा बचता है। अब तक जो भी वीडियोज आए हैं इस सीरीज के अंदर उन सारे का जो पीडीएफ है वो मैंने ऐप पर अपलोड कर दिया है। पीडीएफ मैंने ऐप पर अपलोड कर दिया है, तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, इसका तरल माध्यम क्या कहलाता है। हमारे बॉडी में कई प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। हमारे बॉडी में कई प्रकार के संयोजी ऊतक है। अस्थि है, उपास्थि है, टेंडन है, लिगामेंट है, एडियोलर टिश्यू है। कई प्रकार के संयोजी ऊतक है और एक तरल संयोजी ऊतक भी है जो कि है रुधिर। तो रुधिर के बारे में आप ध्यान में रखेंगे, ये संयोजी ऊतक तो है लेकिन तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है जिसका मैट्रिक्स जो है तरल होता है। उसी मैट्रिक्स की बात की जा रही है कि उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम ब्लड को देखें तो ब्लड में 55% पानी होता है। 55% जो है पानी होता है और जो 45% है ये 55% प्लाज्मा होता है ब्लड सेल्स। 45% ब्लड सेल्स और 55% जो है प्लाज्मा होता है। और इस प्लाज्मा में भी आप याद रखेंगे कि 90 से 92% जो है वो पानी होता है। और अन्य में बाकी के बचे हुए भाग में आपको मिलेंगे प्रोटीन्स और कुछ अन्य पदार्थ। राइट, यानी पानी मिलेगा प्लाज्मा में सबसे ज्यादा और उसके बाद आपको मिलेगा प्रोटीन्स। 6 से 8% प्रोटीन्स और बाकी के कुछ अन्य पदार्थ हो सकते हैं इसमें। तो प्लाज्मा क्या है, तरल भाग है, पानी वाला भाग है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्लाज्मा में ये ब्लड सेल्स जो है सस्पेंडेड होते हैं और इन ब्लड सेल्स में भी सबसे ज्यादा आपको आरबीसी मिलेगा। लगभग 44% जो है आपको इनमें आरबीसी ही मिलते हैं। प्लाज्मा किस पदार्थ का विलयन के रूप में वहन करता है, यानी अपने में घोल करके उसको वहन करता है। तो प्लाज्मा में भोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है जैसे कि यूरिया है ना, इन सारे को अपने में घोल करके प्लाज्मा वहन करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है जैसे कि यूरिया है ना, जैसे कि यूरिया, इन सारे का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इन सारे को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू। ब्लड में भी किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, तो प्लाज्मा में घुल करके ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, ये जो आपने ब्लड सेल्स देखें इसमें मैक्सिमम आपको मिलते हैं आरबीसी। मैक्सिमम आरबीसी मिलते हैं। इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और इसी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होकर के ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी में। ठीक है, इसी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके। तो हम बोलेंगे लाल रक्त कणिकाएं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल, इसे हम लोग रेड ब्लड सेल भी बोल देते हैं। ब्लड में जो है 3 प्रकार के आपको कॉर्पसल्स मिलते हैं या सेल्स मिलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड सेल्स आपने देखे उनमें यही 3 है, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, जो इस प्लाज्मा में निलंबित रहते हैं। रुधिर को अंगों के आसपास धकेलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। अब जैसे अभी आपने देखा कि ब्लड है, ब्लड में आरबीसी है और आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, यानी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है और उसी के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन जो है पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही है। आपने पढ़ा था कि हमारे फेफड़ों से, लंग्स से पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन को विसरण विधि से जाने में 3 वर्ष का समय लग जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, एक जीव जो है जीवित नहीं रह पाएगा अगर इतना टाइम लगेगा। तो जरूरी है कि जो कोशिकाएं हमारे पूरे बॉडी में, वहां पर ऑक्सीजन जो है तेजी के साथ पहुंचे, पर्याप्त मात्रा में पहुंचे।
और यही पहुंचाने का काम जो है ये ब्लड करता है। ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उसके साथ कंबाइन करके, उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइन करके ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है होती है। अब सारी कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन जाए, इसका मतलब है कि सारी कोशिकाओं के पास ये ब्लड जाए। सारी कोशिकाओं के पास ब्लड को भेजने के लिए ब्लड को पुश करना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा। ये धक्का लगाने के लिए हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे हार्ट कहते हैं। हार्ट को हम लोग पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं, है ना, पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। जो हार्ट है ये हमारे मुट्ठी के आकार का है, मुट्ठी के आकार का है। ये बंद मुट्ठी आप देख रहे हो ना, बस इसी आकार के जो है हमारे हार्ट होते हैं। ये बंद मुट्ठी के आकार का जो है हृदय हमारा होता है। तो ये जो हार्ट है इसे हम लोग पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। ये हार्ट ब्लड को पंप करता है जिससे ब्लड जो है पूरे बॉडी में घूमता है ना। ये हार्ट ब्लड को पंप करता है। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पेशीय अंग है ये, ठीक है, पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है। तो ये हार्ट ब्लड को पंप करता है, इससे ब्लड जो है बॉडी के हर सेल्स के पास पहुंचता है। बी हमारा राइट आंसर है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये ब्लड जो है हमारे बॉडी में, ब्लड जो है हमारे बॉडी में बहता है वो नली के अंदर बहता है। ऐसा नहीं है कि नली के बाहर है, ऐसा नहीं होता है कि ये कोशिका है और कोशिका के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड है, ये चीज नहीं होता है, ये चीज नहीं होता है। कोशिका के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड नहीं आता है। कोशिका के आसपास से रक्त वाहिनी होती है, कोशिका के आसपास से रक्त वाहिनी गुजरती है और उस रक्त वाहिनी में रक्त जो है बहता है, नली के अंदर बहता है, ट्यूब के अंदर बहता है। डायरेक्ट ब्लड और सेल कांटेक्ट में नहीं आते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मान लीजिए कोशिका है, इसमें मान लीजिए कि कोई पदार्थ है जो कोशिका के अंदर जो है आना है, तो पहले वो पदार्थ जो है इस वाले स्पेस में आएगा, इस वाले अवकाश में। कोशिकाओं के बीच में कुछ खाली स्थान होता है, वहां पर पदार्थ आएगा, समझे आप। इस ब्लड से निकलकर, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन को कोशिका के अंदर आना है, तो सबसे पहले ये जो खाली स्थान है यहां पर वो ऑक्सीजन गैस जो है आएगी और उसके बाद यहां से डिफ्यूज होकर के पहले तो नली से बाहर निकल करके कोशिकाओं के बीच में और उसके बाद कोशिका के अंदर। तो ऐसे पदार्थ आते हैं कोशिका के अंदर और ऐसे ही पदार्थ कोशिका से इस रक्त में जाएंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में भेजना है, जो श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई है उसे भेजना है ब्लड में ताकि ये बॉडी से बाहर निकल जाए। जब हम सांस छोड़ेंगे तो फेफड़ों तक लाना पड़ेगा इसे कार्बन डाइऑक्साइड को। तो पहले इस कोशिकाओं के बीच में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी और उसके बाद जो है इस ब्लड के अंदर जाएगी। और कोशिका के पास जो रक्त वाहिनी होती है उसे हम लोग केशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं, इंग्लिश में कैपिलरी बोलते हैं। तो रक्त वाहिनी हमारे बॉडी में 3 प्रकार के हैं, धमनी, शिरा और केशिका। केशिका जो है सबसे पतली, सबसे छोटी जो है रक्त वाहिनी होती है। तो कोशिकाओं के पास से जो रक्त गुजरता है, कोशिकाओं के पास से या टिश्यू के अंदर से जो रक्त गुजरता है, ऊतक के अंदर से जो रक्त गुजरता है वो केशिका से होकर के गुजरता है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। रुधिर को सभी ऊतकों तक भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सभी ऊतकों तक भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो नलिकाओं के एक परिपथ की। तो जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनी है, जो ब्लड वेसल्स हैं 3 प्रकार के हैं। धमनी है यानी कि आर्टरी, उसके बाद शिरा है यानी कि वेन, और एक जो सबसे पतली है, मात्र इस नली की मोटाई जो है एक कोशिका की जो लेयर होती है उसकी मोटाई के बराबर होती है, उसे हम लोग केशिका बोलते हैं। केशिका बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं, राइट। तो 3 प्रकार के ब्लड वेसल्स हैं, ठीक, धमनी, शिरा और केशिका। कोशिकाओं के पास से जो रक्त गुजरता है इसी केशिका के थ्रू, कैपिलरी के थ्रू। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हृदय किस प्रकार का अंग है? तो हृदय पेशीय अंग है। जिस पेशी से बना है ये हृदय उसे हम लोग हृदय पेशी बोलते हैं, कार्डियक मसल बोलते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल, जो हार्ट है वो एक स्पेशल टाइप के मसल से बना हुआ है, वो है कार्डियक मसल। इसको हम लोग बोलते हैं हृदय पेशी, कार्डियक मसल,
इस मसल से केवल हार्ट ही हमारा बना हुआ है, बाकी कोई भी ऐसा अंग नहीं है, कोई भी ऐसी संरचना नहीं है हमारे बॉडी के अंदर जो इस वाले मसल से बनी हुई है। इस मसल से केवल हृदय जो है हमारा बना हुआ है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हृदय का आकार कैसा होता है? तो मुट्ठी के आकार का होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए हृदय में क्या व्यवस्था होती है? देखो, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में है और ऐसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में है, वो दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, इसे रोकने के लिए हमारे हृदय में जो है चैम्बर्स होते हैं, कोष्ठक होते हैं। तो हृदय कई कोष्ठकों में विभाजित होता है। हृदय कई कोष्ठकों में विभाजित होता है। अब यहां पर आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। 10 मिनट तक मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग फटाफट से सारे एमसीक्यूज कवर कर लेंगे। ध्यान से अब यहां पर आप सुनिएगा। हमें मालूम है कि हमारी कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया चल रही है। श्वसन की प्रक्रिया में हम लोगों ने पढ़ लिया है, श्वसन की प्रक्रिया चल रही है, दिन रात श्वसन की प्रक्रिया चल रही है। श्वसन की प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और एटीपी प्रोड्यूस होता है। खैर, यहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इसे हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। इसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी से हमारे लंग्स में लेकर के आना होगा। लंग्स में लेकर के आना होगा, वहां पर जो कूपिका है, गैसों का आदान प्रदान होगा। कूपिका में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस चली जाएगी और फिर हम सांस छोड़ेंगे, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे नाक से बाहर आ जाएगी। ठीक, लेकिन पूरे बॉडी सेल से इस कार्बन डाइऑक्साइड को पहले तो लाना पड़ेगा लंग्स के पास। और ये कैसे भाई ट्रांसपोर्ट गैस होती है? तो हम जानते हैं ब्लड के प्लाज्मा में घुल करके, यानी ब्लड ही है जिसमें घुल करके ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों तक आने वाली है। तो पूरे बॉडी से उस वाले रक्त को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है वो लाया जाता है हमारे हार्ट के इस वाले चैम्बर में। यहां ध्यान से देखिए, यह है दायां अलिंद, दायां अलिंद यानी कि राइट एट्रियम। ठीक, दायां अलिंद, दायां अलिंद। हमारा जो हृदय है वो 4 कोष्ठकों में बटा हुआ है। दायां अलिंद, दायां अलिंद के ठीक नीचे आपको मिल जाएगा ये बायां अलिंद, ये बायां निलय और ये दायां निलय। ये आपको ध्यान में पहले रखना है। जो हमारा हार्ट है 4 चैम्बर वाले हैं। दायां अलिंद, दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, यह लेफ्ट एट्रियम, यह लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो पूरे बॉडी सेल में जो श्वसन की प्रक्रिया चल रही है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में आ जाएगी। ब्लड में आने के बाद उस वाले ब्लड को हम लोग क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। राइट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि विऑक्सीजनित रुधिर, इसी को बोलेंगे हिंदी में विऑक्सीजनित रुधिर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। तो पूरे बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ब्लड कहां पर आएगा? हमारे लंग्स में आएगा। लेकिन लंग्स में आने से पहले वो ब्लड हार्ट में आता है। तो हम बोलेंगे पूरे बॉडी सेल से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के आया जाएगा हमारे हार्ट में, और हार्ट के किस वाले चैम्बर में? इस राइट एट्रियम में, इस दायां अलिंद में। समझ में आया? दायां अलिंद में ये लेकर के कौन भाई आए, कौन सी रक्त वाहिनी है जो ब्लड को लेकर के आएगी? तो वो है शीरा। शीरा में, शीरा यानी कि वेन, वेन ये काम करती है, वेन, ये वेन ये काम करती है, इसी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बहता है। तो जो शिराएं हैं वो ब्लड लेकर के आएगी इस वाले राइट एट्रियम में। ठीक,
जो सबसे बड़ी शिरा होती है उसे हम लोग महाशिरा बोलते हैं। जो सबसे बड़ी शिरा है उसे हम लोग महाशिरा बोलते हैं। तो शरीर के ऊपर वाले भाग से जो महाशिरा होगी वो ब्लड लेकर के इसमें आएगी, और शरीर के सबसे नीचे वाले भाग से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा उसको ये नीचे वाले हिस्से से ये वाली महाशिरा जो है लेकर के आएगी। तो दो महाशिरा है, जो एक शरीर के ऊपर वाले भाग से ब्लड लेकर के आ रही है और एक नीचे वाले भाग से ब्लड लेकर के आ रही है। इसे हम लोग इंग्लिश में वेना कावा बोलते हैं। तो इतनी बात जो है आपको समझ में आई कि पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये राइट एट्रियम में आता है। एट्रियम के बाद ब्लड हमेशा वेंट्रिकल में जाता है, यानी अलिंद के बाद हमेशा रुधिर जो है निलय में जाएगा। अलिंद के बाद हमेशा रुधिर निलय में जाएगा। तो इस अलिंद में आने के बाद ब्लड जो है इस निलय में आएगा। ठीक, जब ब्लड इसमें आ रहा होता है तो ये शिथिल होता है ना, शिथिल होता है, और फिर ये संकुचित होता है, तब ये शिथिल होता है। जब ये संकुचित होगा तो ब्लड जो है इस निलय में आ जाएगा। निलय में आने के बाद क्या होता है, क्या हुआ देखो यहां पर ध्यान से, बॉडी पार्ट से ब्लड जो है आपका आया इस राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। समझे आप, ये दोनों हमारे हार्ट के ही पार्ट हैं। ठीक, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड देखो कहां जाएगा। राइट वेंट्रिकल से इसमें जो ब्लड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए आपको नीला नीला दिखाया गया है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां भेजना है, लंग्स में भेजना है। लंग्स में भेजना है क्योंकि हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए ब्लड को लंग्स में भेजना है, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन जो है ब्लड में आ जाए। तो फेफड़ों के अंदर जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा जाएगा। ठीक, जब फेफड़ों के अंदर भेज दिया जाएगा, अच्छा फेफड़ों के अंदर इस राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स में जो रक्तवाहिनी ब्लड को लेकर के जाती है उसे हम लोग फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। समझ में आया आपको। लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, कोशिका में गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा। याद करो पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, यहां पर ब्लड वेसल्स कैपिलरी होती है, यहां से CO2 कोशिका में और CO2 ऑक्सीजन जो है इस कोशिका से इस रक्तवाहिनी में जिसमें कि ब्लड है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन जो है चली आएगी। ऐसा मैंने आपको कुछ डायग्राम बना करके दिखाया था। तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, फेफड़ों में जब जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इस कोशिका में निकल जाती है और ऑक्सीजन गैस जो है कोशिका से इसमें आ जाती है। मतलब अब जो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल गई और ऑक्सीजन गैस अब उसमें आ चुकी है। अब लंग्स से ब्लड जो है इस बायां अलिंद में आएगा, बायां अलिंद में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आएगा, इस लेफ्ट एट्रियम में आएगा। यानी लंग्स के बाद आप देखेंगे तो ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और एट्रियम के बाद ब्लड हमेशा वेंट्रिकल में जाता है। अलिंद के बाद हमेशा रुधिर जो है निलय में ही जाएगा, उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ये दोनों भी क्या है, हमारे हार्ट के ही पार्ट्स हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम हार्ट के ही पार्ट्स हैं। लेकिन बॉडी पार्ट से लंग्स तक, अब तक यहां पर जो ब्लड गया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। लेकिन अब लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वापस से हार्ट में, वो कैसा है, वो तो ऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि फेफड़ों में जब रुधिर गया था तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल गई थी और ऑक्सीजन गैस आ गई थी। ठीक है, ऑक्सीजन गैस आ गई थी। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड कहां जाएगा, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल चुकी है और ऑक्सीजन गैस इसमें आ चुकी है ब्लड में। ब्लड उसके बाद इस बायां अलिंद में आया, बायां अलिंद के बाद बायां निलय में आया, और बायां निलय से ऑक्सीजनित रुधिर को जो है बॉडी पार्ट्स में पंप कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां मैं O2 ऐसे बढ़ाते हुए लिख रहा हूं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, नीले रंग से दिखाया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और लाल रंग से दिखाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनित रुधिर, इसमें रुधिर जो है प्रचुर मात्रा में है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखो कि बॉडी पार्ट से ब्लड आया था हार्ट में, वापस से बॉडी पार्ट में भेजने से पहले ब्लड जो है लंग्स में गया और वापस से हार्ट में आया। यानी पूरा एक चक्र के दौरान, पूरे एक चक्र के दौरान ब्लड जो है हार्ट में 2 बार आता है। पूरे एक चक्र के दौरान बॉडी पार्ट से चलकर वापस से बॉडी पार्ट में आने के क्रम में ब्लड जो है हार्ट में 2 बार आया है। पहली बार बॉडी पार्ट से हार्ट में आया था, फेफड़ों में चला गया, वापस से फेफड़ों से हार्ट में आया है। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, यानी कि दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। ठीक है, तो आप जो है ध्यान में रखेंगे दोहरा परिसंचरण, इसे हम लोग दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। ये चीज किस में मिलेगा? हमारे अंदर मिलेगा, जो आपके स्तनधारी होते हैं उसके अंदर मिलेगा, यानी मछली को छोड़कर सारे के अंदर मिलेगा। सीधा आप याद रखो, मछली को छोड़कर के सारे के अंदर यही दोहरा परिसंचरण पाया जाता है कि पूरे एक चक्र के दौरान जो है ब्लड में हार्ट 2 बार आता है। तो दोहरा परिसंचरण आपने समझ लिया। अब देखो कुछ बातें और, ये जो लंग्स से ब्लड, हमारे फेफड़ों से ब्लड जो हार्ट में आता है वो लेकर के आने का काम जो है वो करती है फुफ्फुस शिराएं। फुफ्फुस शिराएं, ठीक है, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिराएं। और हमारे हार्ट से ब्लड को लंग्स में ले जाने का काम जो है ये फुफ्फुस धमनी ने की थी। जब भी हृदय से ब्लड को दूर लेकर के जाया जाएगा तो वो काम जो है धमनी करती है, और जब भी बॉडी पार्ट से हृदय में ब्लड लाने का काम जो किया जाएगा वो तो शिराएं करती है। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ऑक्सीजनित रुधिर, वो लेकर के जाने का काम महाधमनी करती है। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को जो पंप करता है वो महाधमनी में करता है, फिर महाधमनी आगे डिवाइड हो जाती है धमनी में, फिर धमनिकाओं में, राइट। तो हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी धमनी कौन सी है ये पूछा जाता है, तो यह महाधमनी एओर्टा। एओर्टा जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचित होती है तो ब्लड को पूरे बॉडी में पंप किया जाता है। तो ब्लड पहले इस महाधमनी में ही आता है और तब जाकर के ये महाधमनी आगे धमनी में डिवाइड होती है। और सबसे बड़ी शिरा जो है महाशिरा है, जो पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर के हार्ट में आती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ बातें और यहां पर देख लो आप ध्यान से, अगर आप यहां पर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो निलय है, निलय की दीवार जो है देखो मोटी है। निलय की दीवार जो है ये मोटी है। कारण क्या है? क्योंकि निलय जब संकुचित होती है तो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप किया जाता है। निलय जब संकुचित होती है तो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप किया जाता है। तो इसलिए निलय की दीवार जो है मोटी होती है, क्योंकि इसका संकुचन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि पूरे बॉडी में ब्लड जाए, है ना। तो यहां पर जो है फोर्सफुल्ली जो है संकुचन होता है, तो इसलिए इसकी दीवार जो है मोटी होती है। एक चीज और यहां पर देखो आप, ये जो राइट एट्रियम है, ये जो दायां अलिंद है, दायां निलय है, इसके बीच में कपाट होता है। सोचकर देखिए आप कि जब इसमें संकुचन हुआ, दायां अलिंद में संकुचन हुआ, तो ब्लड जो है दायां निलय में आया। तो कहीं ऐसा ना हो कि वापस से दायां निलय से ब्लड जो है दायां अलिंद में चला जाए, बैक फ्लो ना हो जाए। इसे रोकने के लिए यहां पर कपाट होता है, बोल सकते हो गेट होता है। जैसे राइट एट्रियम संकुचित हुआ, ये गेट खुल जाता है, और जैसे ही इसका संकुचन बंद हुआ ये गेट बंद हो जाता है, ताकि ये वापस से ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए। ऐसे ही ये जो फुफ्फुस धमनी है, यहां पर भी कपाट होता है, ताकि जब फुफ्फुस धमनी में ब्लड जाए, लंग्स में जाए, तो वापस से बैक फ्लो ना हो जाए। सेम चीज यहां पर भी कपाट होता है कि बायां अलिंद से ब्लड जब बायां निलय में आए तो वापस से ऐसा ना हो कि बायां निलय से ब्लड जो है बायां अलिंद में चला जाए, क्योंकि बायां निलय से ब्लड को बॉडी में जाना है, वापस से बायां अलिंद में न चला जाए। तो बैक फ्लो रोकने का काम जो है कपाट जो है वह करती है। ये वाल्व्स होते हैं, कपाट होते हैं। इनका काम क्या होता है? ब्लड उल्टे दिशा में ना बहना चालू कर दे, इसे रोकना होता है इसका काम, ठीक। तो जो बातें मैंने आपको यहां पर समझाई है, अब इसके ऊपर लगातार आपको कई सारे प्रश्न मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको समझाया वही सारे प्रश्न जो है आपको मिलेंगे आगे, और एग्जाम में भी वही सारे प्रश्न आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कहां जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कहां जाता है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कहाँ जाता है? जब हमारे हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो कहाँ जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा वो हमारे हृदय में जाता है, सॉरी फेफड़ों में जाता है ना, फुफ्फुस में जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ताकि गैसों का आदान प्रदान हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जा सके और ऑक्सीजन को लिया जा सके। फुफ्फुस से वापस आने वाले रुधिर कैसा होता है? फुफ्फुस से वापस आने वाला रुधिर कैसा होता है? फुफ्फुस से वापस से रुधिर हमारे हार्ट में आता है। फुफ्फुस से यानी कि फेफड़ों से वापस से रुधिर हमारे हार्ट में आता है। वो कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है ना, ऑक्सीजनेटेड होता है। तो ऑक्सीजनित, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कहां पंप किया जाता है? हमारे पूरे बॉडी पार्ट में पंप किया जाता है, शरीर के शेष हिस्सों में। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय के किस भाग में आता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड रुधिर है वो हमारे लंग्स से हृदय के किस भाग में आता है? हमारे हृदय में तो आता है, लेकिन हृदय के किस भाग में आता है? तो लेफ्ट एट्रियम में आता है ना, इस वाले में आता है, राइट, लेफ्ट एट्रियम में यानी कि बायां अलिंद में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब बायां अलिंद शिथिल रहता है तब क्या होता है? जब बायां अलिंद शिथिल रहता है तब क्या होता है? देखो, बायां अलिंद जब शिथिल रहता है उस समय ब्लड जो है फेफड़ों से अलिंद में आता है, फेफड़ों से अलिंद में आता है। ये इसकी बात की जा रही है। जब ये शिथिल रहता है, देखो जब ये शिथिल रहेगा तब क्या होगा? इसमें रक्त आएगा। जब ये शिथिल रहेगा तब भी इसमें रक्त आएगा, लेकिन इस वाले में बॉडी पार्ट से आएगा और इस वाले में हमारे फेफड़ों से ब्लड आएगा। ठीक, तो हम बोलेंगे रुधिर बाएं अलिंद में एकत्र होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ब्लड अलिंद में आता है ना, उस समय अलिंद जो है शिथिल रहता है, ठीक है, शिथिल रहता है। और जब ये संकुचित होगा तब ब्लड जो है अलिंद से निलय में जाएगा, और जब निलय संकुचित होगा तब ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा। जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर कहां जाता है? जब बायां निलय संकुचित होगा तब रुधिर कहां जाएगा? निलय में, है ना। जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर कहां जाता है? सॉरी, निलय दिया हुआ है, मैं यहां पर अलिंद सोच रहा हूं। बायां निलय है, बायां निलय ये हमारा राइट एट्रियम था, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। जब ये संकुचित होगा तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पहले एओर्टा में, जो सबसे बड़ी महाधमनी एओर्टा में, और फिर आर्टरी के थ्रू जो है पूरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो शरीर में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दायां अलिंद किस प्रकार का रुधिर प्राप्त करता है? दायां अलिंद, ठीक है, दायां अलिंद याद करो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दायां अलिंद है। तो पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये एकत्र करता है। जिस समय ये एकत्र करता है ये शिथिल रहता है, ठीक। वेना कावा जो महाशिरा है वो ब्लड लेकर के इसमें आती है। तो हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दायां निलय रुधिर को कहां भेजता है? दायां निलय जब बायां निलय संकुचित होता है तो ब्लड हार्ट में, और जब दायां निलय संकुचित होता है तब ब्लड हमारे लंग्स में, तो फुफ्फुस में। और ये लेकर के कौन जाती है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति कैसी होती है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अलिंद की अपेक्षा निलय की जो पेशीय भित्ति होती है वो मोटी होती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अलिंद के अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी इसलिए होती है क्योंकि जब इसमें संकुचन होता है, चाहे हम इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, जब इसमें संकुचन होता है तो ब्लड को बाहर भेजा जाता है। जो ये अलिंद है इसकी पेशीय भित्ति मोटी नहीं होती, क्योंकि यहां से ब्लड कहां जाना है? अलिंद के बाद जो है ब्लड को निलय में आना है, अलिंद के बाद ब्लड को निलय में आना है, ऐसा नहीं कि दूर भेजना है। लेकिन जो निलय है, ये निलय अगर संकुचित होता है तो फेफड़ों में ब्लड को जाना है, ये निलय जब संकुचित होता है तो किस में जाना है? पूरे बॉडी पार्ट में जाना है।
तो निलय की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, लेकिन इन दोनों निलय में भी किसकी भित्ति सबसे ज्यादा मोटी है? तो आप बोलेंगे ये जो निलय है बायां निलय है। ठीक, निलय की भित्ति अलिंद से मोटी है, लेकिन दोनों निलय में भी किसकी मोटी है? जो ये बायां निलय है। राइट। निलय की भित्ति मोटी होने का कारण क्या है? होने का कारण क्या है? तो इसे शरीर में रुधिर भेजना होता है। यहां पर निलय की भित्ति मोटी होने का कारण पूछा है, तो यहां पर आपको लेकर चलना है जो हमारा बायां निलय है। ठीक है, जो बायां निलय है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये भित्ति जो है सबसे मोटी होती है, जो कि बायां निलय की भित्ति है। वाल्व का मुख्य कार्य क्या है? वाल्व कपाट का मेन काम क्या होता है? बैक फ्लो को रोकना, जो ब्लड है उल्टी दिशा में ना बहने लग जाए, इसे रोकना। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो वाल्व है ये आपको कहां कहां दिखता है? ये जो दायां अलिंद है और दायां निलय है इसके बीच में दिखता है। ये जो बायां अलिंद है बायां निलय है इसके बीच में दिखता है। उसके बाद आपको ये जो एओर्टा है इसमें दिखता है, और ये जो फुफ्फुस धमनी है इसमें भी आपको दिखता है। ठीक, और जो आपके वेन्स होते हैं जो हमारे शरीर के नीचे वाले हिस्से से ब्लड को लेकर के आते हैं हार्ट में, उसमें भी आपको वॉल्व्स दिखते हैं, है ना, वेन्स में। हृदय का दायां व बायां बंटवारा किसके लिए लाभदायक है? तो हृदय का दायां व बायां बंटवारा किया गया है ताकि ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर ये दोनों मिक्स ना हो। राइट, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के जंतुओं को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है? देखो, जो गर्म खून वाले प्राणी हैं, जैसे कि पक्षी है, ठीक है, और जो स्तनधारी है, जो पक्षी और स्तनधारी होते हैं, गर्म खून वाले प्राणी होते हैं, इन्हें अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बनाए रखना पड़ता है। बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखने के लिए इन्हें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ज़्यादा ऊर्जा जो है मुक्त करानी होगी, पैदा करनी होगी। और ऊर्जा मुक्त कराने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन चाहिए। भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन अगर मिलती है तो भरपूर मात्रा में ऊर्जा जो है मुक्त होगी, और भरपूर मात्रा में ऊर्जा जब मुक्त होगी तो इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन तो तभी मिलेगी ना जब ऑक्सीजनित रुधिर जो है अलग से प्रवाह हो। ऑक्सीजनित रुधिर, एक तो आपके पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक है ऑक्सीजनेटेड और एक है मिक्स्ड। तो डीऑक्सीजनेटेड वाले में क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी, मिक्स्ड वाले में क्या होगा, उससे थोड़ी अधिक होगी ऑक्सीजन की मात्रा। लेकिन ऐसा ब्लड जिसमें केवल ऑक्सीजन ही है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होगी। इसीलिए जो पक्षी है और जो स्तनधारी है, इनके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। इसलिए ताकि ऑक्सीजनित रुधिर और जो विऑक्सीजनित रुधिर है ये दोनों अलग रहे। ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। भाई इसमें विऑक्सीजनित रुधिर होता है और इसमें ऑक्सीजनित रुधिर। ठीक, दोनों को सेपरेट रखा जाता है ताकि ऑक्सीजनित रुधिर जो है वो अलग से ही फ्लो हो, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया में मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिले, ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट बना करके रखे। इसके अलावा जो आपकी मछलियाँ होती हैं, जो आपके सरीसृप होते हैं, जो उभयचर होते हैं, उनके केस में जो है ऐसा नहीं होता है। जैसे सरीसृप है और जो उभयचर है उनमें जो है मिक्स्ड ब्लड जो है फ्लो करता है, ठीक है। और मछली के केस में तो सिंगल सर्कुलेशन होता है, उसमें तो हार्ट जो ब्लड को पंप करता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। खैर, इस पर हम लोग बात अभी करेंगे आगे। पक्षी और स्तनधारी, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों और स्तनधारियों को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए, ठीक है। देखो, जो पक्षी है और स्तनधारी है समतापीय प्राणी है, यानी कि गर्म खून वाले प्राणी हैं। जो गर्म खून वाले प्राणी होते हैं उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसके वातावरण पर डिपेंड नहीं करता, मतलब बॉडी का टेम्परेचर जो है उसके वातावरण के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। बॉडी का तापमान, वायुमंडल का तापमान कुछ भी रहे, ठंडी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हम जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पक्षी और स्तनधारी के केस में क्या होता है कि वातावरण का तापमान कुछ भी रहे, बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बना रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मछली की, बात करते हैं उभयचर की, सरीसृप की, ये सब ठंडे खून वाले प्राणी हैं। जो
तो वातावरण का तापमान है वही उनके बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा। जल स्थलचर, जल स्थलचर का मतलब यहां पर है उभयचर। जल स्थलचर मतलब वो जीव जो जल में भी रहते हैं स्थल में भी रहते हैं, तो उभयचर की बात की जा रही है यहां पर। जैसे कि मेढक है और सरीसृप जैसे जंतुओं में हृदय की संरचना कैसी होती है? 3 चैम्बर वाले होते हैं। ठीक, इन दोनों के जो हार्ट हैं वो 3 चैम्बर वाले होते हैं। ठीक है, 3 चैम्बर वाले होते हैं। कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। वेंट्रिकल आपको मिलेगा, ये राइट एट्रियम मिलेगा, ये राइट एट्रियम मिलेगा, यानी कि दायां अलिंद मिलेगा, बायां अलिंद मिलेगा, और आपको एक ऐसे निलय मिलेगा। और इसमें होता है मिक्स्ड ब्लड। तो इन सारे के बॉडी में जो ब्लड को पंप किया जाता है ना, वो मिक्स्ड ब्लड होता है। मिक्स्ड ब्लड को बॉडी में पंप किया जाता है। तो अगर आपके पास एक ब्लड ऐसा है जो ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनित है, दूसरा जो है मिक्स्ड है, तो ज्यादा ऑक्सीजन किस में होने वाली है? जो ऑक्सीजनेटेड है। इसमें भी ऑक्सीजन गैस होगी लेकिन इसमें कम होगी। मिक्स्ड वाले में ऑक्सीजन जो है कम होगी, ऑक्सीजनित वाले में ऑक्सीजन जो है ज्यादा होगी। और ऑक्सीजन चाहिए श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा को मुक्त करवाने के लिए, तो जिसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और जिसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसमें ऑक्सीजनित रुधिर का होना अलग से जरूरी है। इसीलिए जो आपके पक्षी और स्तनधारी होते हैं उनके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ताकि ऑक्सीजनित रुधिर जो है वो सेपरेट रहे, मिक्स्ड होकर के ब्लड जो है फ्लो ना करे, है ना। मिक्स्ड ब्लड के थ्रू जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ना हो, इसलिए हार्ट में जो है 4 चैम्बर्स होते हैं, खास करके पक्षी और स्तनधारी में। 3 कोष्ठीय हृदय वाले जीवों में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर का कुछ मात्रा में मिश्रण हो सकता है यहां पर, क्योंकि इन सारे के केस में ऐसा नहीं है कि बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखना है। इनके बॉडी का तो ये हाल होता है कि जो वातावरण का तापमान है वही इनके बॉडी का तापमान हो जाता है। तो ये दोनों कहे जाएंगे ठंडे खून वाले प्राणी, और मछली भी ठंडे खून वाली प्राणी है। तो हम क्या बोलेंगे? 3 कोष्ठीय, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 ही कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में आपको 2 ही कोष्ठ जो है मिलेगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, बस हो गया 2। और मछली का जो हार्ट है, ये याद रखिएगा, मछली का जो हार्ट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। ठीक है, कहां पंप करता है? तो गिल्स में, क्लोम में। और क्लोम में जाकर के गैसों का आदान प्रदान होता है। क्लोम में जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन जो है ब्लड में आएगी। मछलियों में रुधिर का परिसंचरण कैसा होता है? तो एकल परिसंचरण होता है मछली के केस में, और दोहरा परिसंचरण मैंने आपको बताया, ये आपको मिल जाएगा उभयचर में, उभयचर में। और किस में मिल जाएगा? सरीसृप में, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, और मिल जाएगा पक्षी में, और मिल जाएगा स्तनधारी में, राइट। जिसमें पक्षी और स्तनधारी आपके गर्म खून वाले प्राणी हैं। देखो मछली के केस में क्या होता है, यहां देखो पूरे बॉडी पार्ट से आपको दिखाया गया है, पूरे बॉडी पार्ट से नीला खून आ रहा है ना हार्ट में। ये हार्ट है, ये हार्ट है। कुछ ये सीन होता है, 4 चैम्बर नहीं 2 ही चैम्बर बनाना है। ये राइट एट्रियम, ठीक है, ये एट्रियम, राइट एट्रियम, और राइट बोलने की जरूरत नहीं है, केवल एट्रियम और वेंट्रिकल बोलेंगे हम लोग। ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल। पूरे बॉडी पार्ट से मछली के पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के एट्रियम में आएगा, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा। वेंट्रिकल से ब्लड जो है ये गिल्स में, वेंट्रिकल से ब्लड जो है गिल्स में, ठीक, गिल्स में। तो पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस एट्रियम में आया था, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर वेंट्रिकल में जाएगा, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पंप कर दिया जाएगा गिल्स में। गिल्स में क्या हुआ, मछली मुंह से पानी ली, उस पानी में ऑक्सीजन गैस घुली थी, वो पानी जो है गिल्स के पास जाएगा, और यहां पर जो ब्लड आया है हार्ट ने जो पंप किया है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस पानी में छोड़ दिया जाएगा,
और पानी में जो ऑक्सीजन गैस थी वो इस गिल्स में जो कैपिलरी है, गिल्स में जो ब्लड है, वो ऑक्सीजन जो है उस ब्लड में आ जाएगा और फिर गिल्स से जो है बॉडी पार्ट में वो ब्लड जाएगा। तो कुछ ये सीन बना। तो इस पूरे चक्र में देखो, मछली के हृदय में तो एक ही बार ब्लड आया है, पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट में आया, फिर गिल्स में और फिर पूरे बॉडी पार्ट में चला गया। हमारे केस में क्या था, पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट में आया था, फिर फेफड़ों में गया था, वापस से हार्ट में आया था, तब जाकर बॉडी पार्ट में गया था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट में आया, फिर गिल्स में, फिर बॉडी पार्ट में चला गया, पूरे चक्र में एक ही बार। तो इसलिए हम एकल परिसंचरण हम लोग बोलते हैं। मछली जो मुंह से पानी लेती है ना, उसमें ऑक्सीजन गैस घुली होती है, वो पानी जो है गिल्स के पास जाता है, गिल्स के पास ब्लड भी पंप हो गया होता है हार्ट के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी में निकल जाता है और फिर वो पानी जो है गिल्स से बाहर आ जाता है मछली की बॉडी से, और पानी में जो ऑक्सीजन गैस घुली थी वही गिल्स के पास जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन चली जाती है और फिर वहां से पूरे बॉडी पार्ट में। दोहरा परिसंचरण क्या है, जब रुधिर 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त दाब वह दाब है जो रक्त द्वारा वाहिकाओं की भीतरी दीवारों पर लगाया जाता है। चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, ब्लड जब फ्लो करेगा, जैसे मान लीजिए एक पाइप है, पाइप से पानी बह रहा है, तो पाइप की जो भित्ति है, जो दीवार है, उस पर बल लग रहा है ना, उस पर बल लग रहा है पानी के द्वारा, तो जो इकाई क्षेत्र पर बल लगता है उसी को दाब बोलते हैं। तो रक्त वाहिनी से जो ब्लड फ्लो कर रहा है, उस ब्लड के कारण रक्त की जो भीतर की दीवार है, उस पर रक्त वाहिनी की जो दीवार है, भित्ति है, उस पर दाब लगता है, जिसे हम लोग रक्त दाब बोलते हैं। ये जो दाब होता है धमनी में अधिक होता है, शीरा में कम होता है। कारण क्या है, हम जानते हैं हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो वो धमनी से होकर के जाता है। हार्ट जब ब्लड को पंप करता है फोर्सफुल्ली तो वो धमनी से होकर के जाता है, यानी ब्लड को जब धक्का लगाया गया ना तो वो कहाँ गया, वो धमनी में गया, यानी धमनी में ब्लड जो है फोर्सफुल्ली फ्लो होता है ना, फोर्सफुल्ली फ्लो होता है। इसीलिए जो दाब है वो शीरा की भित्ति पर भी होती है, जो दाब है शीरा की भित्ति पर भी लगता है, लेकिन धमनी की दीवारों पर अधिक लगता है। इसीलिए जब हम रक्त दाब मापते हैं ना तो धमनी की दीवार पे रक्त दाब को मापते हैं, है ना, धमनी की दीवार पे हम लोग रक्त दाब जो है मापते हैं, शीरा की दीवार पर नहीं मापते हैं। धमनी में रक्त दाब शीराओं की अपेक्षा कम होता है, गलत हो जाएगा, अधिक होता है, ये स्टेटमेंट सही है। निलय संकुचन के दौरान जो दाब बनता है उसे प्रकुंचन दाब कहते हैं, बिल्कुल सही है। जब निलय संकुचित होता है, जब निलय संकुचित होता है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, तो स्पेशली हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब ये संकुचित होगा उस समय ब्लड जो है बॉडी में पंप किया जाएगा, धमनी में पंप किया जाएगा, तो इस समय दाब नो डाउट अधिक होगा, है ना, इस समय दाब जो है अधिक होगा। जब ये संकुचित होगा तो ब्लड जो है बॉडी पार्ट में जाएगा ना धमनी के थ्रू, तो धमनी में उस समय दाब ज्यादा होगा। तो जिस समय ये संकुचित हुआ उस समय जो दाब धमनी के दीवारों पे आया, उस दाब को हम लोग प्रकुंचन दाब बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में, सिस्टोलिक प्रेशर। ये दाब कितना होता है, ये दाब नॉर्मली होता है 120 mm Hg, ठीक। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो है वो सही है, यानी 2 को छोड़कर बाकी सब सही है, 1 3 4, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जिस समय ये संकुचित हुआ उस समय जो दाब है प्रकुंचन दाब है, जो कि इतना होता है। जब ये शिथिल होगा निलय, उस समय धमनी की दीवार पर जो दाब है वो कम हो जाएगी, उस समय का जो दाब होगा उसे हम लोग अनुशीतलन दाब बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। निलय अनुशीतलन यानी कि निलय जब रिलैक्स करता है उस समय धमनी के अंदर का दाब प्रकुंचन दाब कहलाता है। नहीं, ये गलत कहलाएगा, ये गलत हो जाएगा, अनुशीतलन दाब कहलाता है ना, अनुशीतलन दाब कहलाता है ना, अनुशीतलन दाब जो है कहलाएगा। नो डाउट अनुशीतलन दाब कम होगा क्योंकि इस समय जो निलय है वो रिलैक्स कर रहा है। तो धमनी में अनुशीतलन दाब सामान्यतः 120 mm पारा होता है, नहीं 80 mm पारा होता है, ये सही है, 80 mm पारा होता है। शिराओं में रक्त दाब धमनियों से अधिक होता है, गलत हो जाएगा, धमनी में अधिक होता है। तो नॉर्मल जो हम लोग ब्लड प्रेशर बताते हैं वो कितना बताते हैं, 120/80 बताते हैं ना, ये है प्रकुंचन दाब और ये है अनुशीतलन दाब। जब निलय संकुचित होता है उस समय ये दाब धमनी की दीवारों पे है, और जब निलय शिथिल होता है उस समय दाब जो है ये धमनी के दीवारों पर है, राइट। नॉर्मली हम लोग 120/80 ऐसे लिख करके बताते हैं।
ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ये जो ब्लड प्रेशर है मापने के लिए डिवाइस जो है डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। उच्च रक्तदाब का मतलब क्या हुआ कि भाई ये धमनी है, इसकी दीवारों पर जो है ज्यादा बल लग रहा है, इसकी दीवारों पर ज्यादा बल लग रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ज्यादा बल लगे, ज्यादा दाब लगे दीवारों पर तो ये फट भी जाएगी? ये जो रक्तवाहिनी है फट भी सकती है, हो सकता है ना ये चीज। जैसे मान लीजिए एक पाइप है, उसमें पानी जो है बह रहा है, तेजी के साथ पानी बहाओगे फोर्सफुली तो पाइप जो है फट भी सकता है। तो वही चीज है, अगर ज्यादा रक्तदाब है तो जो ये ब्लड वेसल है, जो आर्टरी है, ये फट भी सकती है। और हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, अति तनाव कहा जाता है। उच्च रक्तदाब के कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना होता है, जिससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। और जब यह प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धमनी जो है फट सकती है। अगर धमनी फट गई तो क्या होगा, हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो तो पाइप के अंदर है, नली के अंदर है। अगर ये नली फट जाए तो ब्लड जो है नली से बाहर आ जाएगा, और ये चीज नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जो रक्तवाहिनी है उसमें खून का जो आयतन है वो कम हो जाएगा। ऐसे में हार्ट पंप करेगा लेकिन कुछ असर नहीं होगा उसका, ठीक है। हार्ट जो है कुछ ऐसा सीन मान लो कि मोटर चल रहा है लेकिन पानी आ ही नहीं रहा है ना, आपने मोटर को लगाया हुआ है ताकि पानी आए, मोटर चल रहा है लेकिन पानी आ ही नहीं रहा है। कुछ वैसा हल हो जाएगा कि हार्ट तो ऐसे पंप कर रहा है लेकिन ब्लड जो है, ब्लड पर जो फोर्स है वो नहीं लग रहा है, वो क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है कि हार्ट जो है पंप करे और ब्लड जो है फ्लो करे। क्योंकि ये जो आंतरिक रक्तस्राव है ये होने लगेगा, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए हाइपरटेंशन, जब भी किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हो जाए तो तुरंत उस समय जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उस समय हो सकता है कि जो दिमाग की नसें हैं, जो धमनी है वो भी फट जाए, है ना। हम लोग बोलते हैं ना ब्रेन हेमरेज, वो हो सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है अधिक समय के लिए बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये स्टेटमेंट सही है। उच्च रक्तदाब से धमनियां फट सकती है तथा आंतरिक रक्त स्रवण हो सकता है। सारे स्टेटमेंट जो है सही है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धमनी क्या कार्य करती है? धमनी हमेशा जो है रुधिर को हृदय से दूर लेकर के जाती है। देखो हार्ट है, हार्ट से ब्लड चाहे लंग्स में जाए, हमने देखा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए पहले जो ब्लड है वो हार्ट से फेफड़ों में जाता है, और चाहे हार्ट से ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट्स में जाए, आर्टरी के थ्रू ही होता है ये चीज, धमनी के थ्रू ही होता है। अंतर आपको पता है क्या है? हार्ट से जो आर्टरी लंग्स में ब्लड को लेकर के जा रही है उसे हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो होता है। ये अपवाद है, ये अपवाद है। जितनी भी धमनी है वो सब के सब कौन सा ब्लड फ्लो करती है, कौन से ब्लड को लेकर के जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन एक अपवाद है, फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, जो अपने से होकर किसको लेकर के जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है लंग्स में। ये ध्यान में रखिएगा। धमनी की भित्ति कैसी होगी? धमनी की भित्ति जो है मोटी होगी, लचीली होगी, क्योंकि धमनी में जो रक्त है वो उच्च दाब के साथ बहता है तो फट न जाए, इसलिए मोटी होती है, लचीली होती है। शिराएं क्या कार्य करती है? शिराएं क्या करती है? हार्ट है, इस हार्ट में ब्लड लाने का काम जो है शिराएं करती है। अब चाहे वो लंग्स से लाए चाहे बॉडी पार्ट से लाए, बॉडी पार्ट से लाए, ठीक, ये काम वेन करती है। लेकिन लंग्स से जो शिराएं हार्ट में ब्लड लेकर के आती है उसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं पल्मोनरी वेन। यहां भी देखो एक्सेप्शन है, जितनी भी शिराएं हैं उन सारे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बहती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बहती है। जितनी भी शिराएं हैं उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहती है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बहती है। समझ में आया आपको? ये अंतर है, ध्यान में रखिएगा। विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र कर हृदय में लाती है। बी हमारा राइट आंसर। शिराओं की भित्ति पतली क्यों होती है? क्योंकि शिराओं में रक्त उतने उच्च दाब के साथ नहीं बहता है, तो उनकी भित्ति जो है वो पतली होती है उनमें, क्योंकि उनमें कम दाब होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिराओं में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित रखने के लिए क्या होता है? तो बैकफ्लो को रोकने के लिए जो ब्लड है वो एक ही दिशा में बहे,
उसमें क्या होता है, वाल्व होता है। तो जो शिराएं होती है, वेन्स होती है, उनमें वाल्व होता है। ठीक, बॉडी के नीचे वाले हिस्से से ब्लड को ऊपर लाना है तो क्या होगा कि ब्लड जो है वो ऐसे ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है उसके अगेंस्ट में ब्लड ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है ना कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ब्लड नीचे आ जाए, तो इनमें वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं कि वॉल्व्स होते हैं, कपाट होते हैं। और जो धमनी होती है उनमें कपाट नहीं होती, क्योंकि उनमें तो ब्लड पंपिंग किया जाता है ना, फोर्स के साथ पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा। ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स में। तो धमनी में हम लोग बोलते हैं कि कपाट नहीं होते हैं। ए हमारा राइट आंसर। सबसे छोटी रुधिर वाहिकाएं कौन सी है? सबसे छोटी धमनी है, शीरा है, केशिका है। केशिका जो है सबसे छोटी हम बोलते हैं, केशिका। सबसे बड़ी धमनी याद रखिएगा, महाधमनी है, एओर्टा है। सबसे बड़ी धमनी एओर्टा है और सबसे बड़ी शिरा महाशिरा है। केशिकाओं की भित्ति कैसी होती है? मात्र एक कोशिकीय मोटी। ठीक है, ये मान लीजिए केशिका है, बस एक कोशिकीय मोटी होती है। एक कोशिकीय मोटी होती है, राइट। तो बहुत पतली ये रक्तवाहिनी होती है। कोशिकाओं के पास से जो रक्तवाहिनी गुजरती है वो केशिका ही होती है। रुधिर और आसपास की कोशिकाओं के बीच पदार्थों का विनिमय कैसे होता है? रुधिर और आसपास की कोशिकाओं के बीच पदार्थों का विनिमय कैसे होता है? तो केशिकाओं की पतली भित्ति द्वारा। मैंने अभी आपसे कहा ना कि कोशिकाओं के पास से भाई ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं होती है, ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं होती है, यहां से पदार्थ को इस ब्लड में आना है तो पहले यहां पर ये जो स्थान है, इस स्थान में लिम्फ होता है। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में। उसके बाद यहां से पदार्थ इस ब्लड में, अच्छा, ब्लड से पदार्थ को जो है कोशिका के अंदर आना है तो पहले यहां पर और फिर यहां से इस कोशिका के अंदर। इस बीच में पता है क्या होता है? लिम्फ होता है। इस बीच में एक और फ्लूइड होता है जिसे हम लोग लिम्फ बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। ठीक है, लसिका बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। यानी ब्लड से पदार्थ पहले लिम्फ में और लिम्फ से कोशिका में, फिर कोशिका से लिम्फ में और लिम्फ से फिर इस ब्लड में। तो ये कौन सी रक्तवाहिनी है? ये केशिका है। ठीक है, ये केशिका है। केशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है? यहां पर देखो, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आर्टरी लेकर के पूरे बॉडी पार्ट्स में जाती है, लेकिन कोशिकाओं के पास ब्लड जो है कौन सी रक्तवाहिनी लेकर के जाएगी? जो सबसे पतली रक्तवाहिनी होगी, यानी कि कैपिलरी। तो ये जो आर्टरी है धीरे धीरे जो है कैपिलरी में डिवाइड कर जाती है, क्योंकि कैपिलरी बहुत पतली है और यही है जो कोशिका के पास से होकर के गुजर सकती है। कोशिका बहुत ही सूक्ष्म होते हैं तो उसके पास से गुजरने का काम ये कैपिलरी करती है। ये आर्टरी बहुत मोटी होती है, टिश्यू में ये घुस नहीं पाएगी आर्टरी। तो ये आर्टरी जो है टिश्यू में घुसते ही कैपिलरी में डिवाइड कर जाती है। फिर क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो ऑक्सीजन है ये इस लिम्फ में और लिम्फ से इस कोशिका में आ जाएगी, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस लिम्फ में और लिम्फ से इस केशिका के अंदर जो ब्लड है उसमें आ जाएगी। तो कैपिलरी में आर्टरी डिवाइड हो चुकी है। कोशिका और इस कैपिलरी में जो ब्लड है गैसों का आदान प्रदान होगा। ठीक, कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, फिर ये कैपिलरी आगे चल करके जो है कंबाइन करके वेन बना लेती है, और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट में आता है। बस सिंपल सी ये बातें जो है होती है। तो केशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है? शिराएं बनाती है। धमनी बिखर कर डिवाइड होकर के केशिका बनाती है, और केशिका जो है मिलकर के शिरा बनाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्तस्राव होने पर रक्त का दाब कम हो जाता है। बिल्कुल सही है। अगर रक्तस्राव होने लगेगा, मान लीजिए कि जो रक्तवाहिनी है अगर मान लो ये लीक करने लग जाए, है ना, किसी कारणवश दुर्घटनावश मान लो ये रक्तवाहिनी जो है ये मान लो कहीं से फट जाए, है ना, तो क्या होगा? ब्लड जो है रक्तवाहिनी से बाहर आने लगेगा, और ऐसे केस में क्या होगा कि
जो रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। भाई ब्लड ही कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि अगर मान लीजिए किसी कारण से कहीं पर अगर रिसाव हो रहा है, कुछ डैमेज हो गया है, जो रक्तवाहिनी है कहीं से क्षतिग्रस्त हो गई है, तो जरूरी है कि उसको जल्दी से रिपेयर किया जाए। जो रिसाव हो रहा है ब्लड का, जो रिसाव हो रहा है ब्लड का, उसको रोका जाए। तो इसके लिए क्या है कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड के साथ एक कोशिका जो है घूमती रहती है, जिसे हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो जैसे ही रक्त का रिसाव होता है रक्तवाहिनी से, तुरंत वहां पर ये जो प्लेटलेट्स हैं रक्त का थक्का बना देता है और उस रास्ते को जाम कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो ये रक्तवाहिनी है और यहां पर देखो ऐसे रिसाव हो रहा था ब्लड का, ठीक है, ऐसे रिसाव हो रहा था, तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं भाई, रक्त का थक्का बना देते हैं और इस रास्ते को बंद कर देते हैं, ताकि रक्त का जो रिसाव है वो कम से कम हो, है ना। प्लेटलेट्स कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकने में सहायता करती हैं। प्लेटलेट्स द्वारा निर्मित थक्का रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करता है। सारे स्टेटमेंट सही है, सही उत्तर चुनना था, सारे के सारे स्टेटमेंट जो है सही है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन है, प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन है, प्लेटलेट्स। और आपसे विटामिन के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है, तो वह विटामिन के। लसिका किस प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायता करता है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोशिकाओं के पास से जो रक्तवाहिनी गुजरती है, कोशिकाओं के पास से, ये ऊतक के अंदर कोशिकाएं हैं, इसके पास से जो रक्तवाहिनी गुजरती है वो केशिका होती है, वो केशिका होती है। अब ये जो केशिकाएं होती हैं और ये जो कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है जिसे हम लोग अंतरकोशिकीय अवकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश बोलते हैं। और इसमें होता है एक फ्लूइड, इसमें होता है फ्लूइड, और इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। अब ये लिम्फ भाई क्या चीज है, ये लिम्फ कहां से आ गया, ये फ्लूइड कहां से आ गया। ठीक, ये फ्लूइड देखो क्या होता है, इसमें जो ब्लड बह रहा है उसमें प्लाज्मा है, तो ये लिम्फ और कुछ नहीं प्लाज्मा है। जो ये लिम्फ है ये क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा में देखो, प्लाज्मा में कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ये जो लिम्फ है तो वो प्लाज्मा, लेकिन अल्प मात्रा में इसमें प्रोटीन होते हैं। मतलब प्रोटीन या तो नहीं के बराबर या फिर बहुत कम होते हैं। अल्प मात्रा में प्रोटीन प्लस इसमें होता है WBC। अच्छा, WBC में भी कौन सा WBC, लिम्फोसाइट, इसलिए हम लोग लिम्फ बोलते हैं। तो समझ में आया, ये लिम्फ क्या है, लिम्फ और कुछ नहीं, जो ब्लड प्लाज्मा है वही है, लेकिन इसमें प्रोटीन आपको बहुत कम मिलेंगे और ब्लड सेल के नाम पर आपको केवल इसमें लिम्फोसाइट मिलेगा। जैसे ब्लड में तो आप देखेंगे तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कई प्रकार के प्रोटीन हैं और कई प्रकार के सेल्स हैं, RBC है ना, WBC है, प्लेटलेट्स हैं, लेकिन इस लिम्फ में क्या मिलेगा, प्लाज्मा का प्लाज्मा मिलेगा, लेकिन इसमें आपको RBC नहीं मिलेगा, ना ही प्लेटलेट्स मिलेगा। WBC भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से इसमें केवल आपको लिम्फोसाइट मिलेगा, और प्रोटीन भी इसमें आपको बहुत कम मात्रा में या फिर नहीं के बराबर प्रोटीन मिलेगा। तो ये जो केशिका है भाई, बहुत पतली इसकी भित्ति है, बहुत पतली इसकी भित्ति है। तो यहां से क्या होता है कि कुछ प्लाज्मा का रिसाव हो जाता है, कुछ प्लाज्मा का रिसाव हो जाता है, बहुत कम, है ना, बहुत कम मात्रा में जो है। यहाँ पर क्या होता है कि जब कैपिलरी से रक्त जो है बहता है तो कुछ प्लाज्मा का रिसाव हो जाता है। उस प्लाज्मा में प्रोटीन जो है बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, और लिम्फोसाइट केवल होता है उस प्लाज्मा में। तो उसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं, उसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं। लेकिन आप सोचो, अगर ये रिसाव लगातार होता रहे तो धीरे धीरे जो है रक्त वाहिनी में जो रक्त का आयतन है वो तो कम होने लगेगा, है ना, कम होने लगेगा। इसीलिए ये जो लिम्फ यहाँ पर बाहर निकलता है, इस लिम्फ को कलेक्ट किया जाता है, एकत्रित किया जाता है लिम्फ कैपिलरी में। इस लिम्फ को जो है एकत्र किया जाता है लसिका केशिका में। ठीक, लसिका केशिका में। फिर ये लसिका केशिका जो है आगे चल करके लसिका जो है वाहिनी लसिका केशिका आगे मिल करके जो है लसिका वाहिनी बनाती है, और वापस से ये सारी लसिका जो है हमारे खून में ही आकर के मिलना है। इसीलिए
यहाँ पर रिसाव होने के बाद भी जो रक्तवाहिनी में खून का जो आयतन है उसमें कमी जो है नहीं आता है, क्योंकि वापस से ये लसिका जो है पहले लसिका केशिका में, फिर लसिका वाहिनी में, और फिर जाकर के हमारे ब्लड में ही आ जाना है, ब्लड में ही आ जाना है, इसीलिए वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है। ठीक, अब देखो जैसे मान लीजिए कि इसमें ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को इस कोशिका में आना है, तो पहले ये ऑक्सीजन जो है इस लिम्फ में, और लिम्फ के बाद डिफ्यूज होकर के इस कोशिका में ऑक्सीजन जो है आएगी। कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है पहले इस लिम्फ में, और उसके बाद जो है इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी। यानी ब्लड और कोशिका के बीच में जो भी पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो लिम्फ से गुजर करके ही होता है। लिम्फ क्या है बता चुका हूं, प्लाज्मा है बिना प्रोटीन का, और इसमें कोई सेल भी नहीं है, केवल लिम्फोसाइट है। तो हम लसिका बोलते हैं और इसी को ऊतक तरल बोलते हैं। ऊतक में जो कोशिका है उनके बीच में जो अवकाश है उसमें ये तरल होता है। अच्छा, इसी लसिका के थ्रू जो है वसा का भी वहन होता है। जो हमारे पाचन प्रक्रिया में जो वसा टूटा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में वो आपस से जो है फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो फैट के जो अणु होते हैं वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, इसीलिए उसका जो वहन है लसिका केशिका के द्वारा होता है, क्योंकि जो रुधिर केशिका है उसके तुलना में लसिका केशिका जो है थोड़ी चौड़ी होती है। ठीक है, थोड़ी चौड़ी होती है, उनमें गैप ज़्यादा होता है, तो फैट का जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो लसिका केशिका के थ्रू ही होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, फैट ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है ये लसिका केशिका ही करती है। लसिका का रंग और संरचना कैसी होती है? लसिका का रंग कैसा है? हमारे खून का रंग लाल है क्योंकि उसमें आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग जो है लाल है। और मैंने अभी आपको कहा कि इस लिम्फ में क्या है, इस लिम्फ में प्लाज्मा बिना प्रोटीन का या फिर अल्प मात्रा में प्रोटीन, और कोशिका के नाम में क्या है, लिम्फोसाइट है। ऐसा नहीं कि इसमें आरबीसी है, इसीलिए ये रंगहीन है ना। ये जो लसिका है ये रंगहीन है, रंगहीन और अल्प मात्रा में प्रोटीन युक्त, बी हमारा राइट आंसर। लसिका का अंतिम वहन कहाँ होता है? तो मैंने अभी आपको बताया ये जो लसिका है फाइनली जाकर के ब्लड में ही जाकर के मिलती है, ठीक है ना। लेकिन ब्लड में जाकर के कहाँ मिलेगी? आर्टरी के अंदर जाकर मिलेगी। जैसे लसिका को पहले एकत्र किया जाएगा, लसिका केशिका में बहुत सारी लसिका केशिका मिलकर के लसिका वाहिनी बनाएगी, और लसिका वाहिनी में ये लसिका बहेगी और फिर ये लसिका जाएगी ब्लड में। लेकिन ब्लड में कहाँ पर जाकर के ये मिलती है? तो वेन में जाकर के मिलती है ना, बड़ी शिरा में, वेन में जाकर के मिलती है, आर्टरी में नहीं। लसिका का मुख्य कार्य क्या है? लसिका का मुख्य कार्य क्या है? तो अवशोषित वसा तथा अतिरिक्त तरल का वहन करना, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो फैट को एब्जॉर्ब किया गया था छोटी आंत में पाचन के बाद, उसका जो वहन है वो लसिका के द्वारा किया जाता है, ठीक। और अतिरिक्त तरल का वहन करना, जो ऊतक है, ऊतक में जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के बीच में जो अतिरिक्त तरल है उन सारे का वहन करना लसिका का काम है। हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, इसकी बात की जा रही है। ये बायां अलिंद है, शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, गलत हो जाएगा। शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को प्राप्त करता है ये दायां अलिंद। उसके बाद ब्लड आता है इस दायां निलय में, उसके बाद फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से ब्लड को एकत्र करने का काम ये अलिंद करता है। फिर यहाँ से ब्लड जो है इस निलय में आता है, बायां निलय में आता है, और यहाँ से पूरे बॉडी पार्ट में जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। बायां निलय, इसकी बात की जा रही है, ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, बिल्कुल सही है। जबकि दायां निलय, इसकी बात की जा रही है, वी ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों में पंप कर देता है, बिल्कुल सही है। इससे ब्लड फेफड़ों में जाता है, लेकिन इससे ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में जाता है। ये गलत है, ये सही है। बाएं अलिंद में से ऑक्सीजनित रुधिर दाएं निलय में चला जाता है। बाएं अलिंद में से, ये बाएं अलिंद में से जो रुधिर है दाएं निलय में चला जाता है। ये तो नहीं होगा ना भाई, बाएं से दाएं में नहीं जाएगा, बाएं अलिंद से दाएं निलय में नहीं जाएगा, बाएं अलिंद से बाएं निलय में रुधिर आएगा। ये कहना गलत हो जाएगा, ये गलत है। दायां अलिंद, इसकी बात की जा रही है, शरीर के विभिन्न भागों से वी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। जबकि बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, बिल्कुल सही है।
ध्यान से आपको पढ़ना है और जवाब देना है। तो सही विकल्प 2 और 4, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? इसके लिए है कपाट। कपाट का काम है, हृदय के भीतर स्थित कपाट का काम है बैकफ्लो को रोकना। एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? तो एकल परिसंचरण केवल मछलियों के अंदर आप बोलेंगे, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी पक्षी में आप दोहरा परिसंचरण बोलेंगे। तो एकल परिसंचरण मछलियों में होता है। तो यहाँ देखो हिप्पोकैम्पस, एक्जोसिटस, एनाबस, ये सारे जो है मछलियों, ये सब जो है मछली की प्रजाति है, ये सब जो है मछली की प्रजाति है ना। ये सारे के सारे क्या है? आपके फिश है। निम्नलिखित कशेरुकी समूह या समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता। तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मछली के केस में जो मछली का हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं करता है, तो केवल मछली। वहीं सरीसृप और उभयचर के केस में मिक्स्ड ब्लड को पंप किया जाता है, ठीक, मिक्स्ड ब्लड को पंप किया जाता है। और पक्षी और स्तनधारी में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है। और मछली के केस में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है। धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। इनकी भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है, मोटी और लचीली होती है, इसका मतलब हुआ। इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है, यह भी सही है। ये विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में पहुंचाती है, नहीं। धमनी का काम है हार्ट से ब्लड को दूर लेकर के जाना, ना कि दूर से हार्ट में लेकर के आना। तो यहां तक तो सही था, उसके बाद जो है मामला बिगड़ गया, ये गलत है। इनकी भित्तियां पतली होती है, गलत हो जाएगा, मोटी और लचीली होती है। इनकी भित्तियां मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है, प्रत्यास्थ का मतलब लचीली है। इनमें रुधिर कम दाब के साथ बहता है, गलत हो जाएगा। धमनी में ब्लड को पंप किया जाता है तो इनमें रुधिर जो है उच्च दाब के साथ बहता है। इनकी भित्तियां मोटी व प्रत्यास्थ होती है, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है, सही है। और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, तो ये भी जो है हमारा सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिराएं और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो हार्ट है, हार्ट में ब्लड को लेकर के आने का काम वेन करती है, ठीक है, वेन करती है। चाहे वो ब्लड को फेफड़ों से लाया जाए, चाहे ब्लड को अन्य बॉडी पार्ट से लाया जाए, है ना, अदर बॉडी पार्ट, ये काम भी वेन ही करती है। लेकिन अंतर क्या है कि जितनी भी वेन्स हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को हार्ट में लेकर के आ रही है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को लेकर के आती है। बस एक अपवाद है, ये वेन। ये जो वेन है इसे हम लोग पल्मोनरी वेन बोलते हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है लंग्स से हमारे हार्ट में। ये अंतर है, ये अंतर है। ऐसे ही धमनी में भी अंतर है। जितनी भी धमनी है सारे में ऑक्सीजनित रुधिर बहती है, लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी होती है उसमें विऑक्सीजनित रुधिर बहती है, राइट। तो अब ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ें। फुफ्फुसीय शिरा में रक्त का प्रवाह दाब के साथ होता है, तो शिराओं में जो रक्त बहता है सामान्यतः कम दाब के साथ बहता है। फुफ्फुसीय शिरा में एक छोटी अवकाशिका होती है। जो भी शिराएं हैं उनमें जो ल्यूमेन है वो जो है वो अधिक होती है, ल्यूमेन जो है वो अधिक होती है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत हो जाए। ल्यूमेन मतलब रक्त को बहने के लिए जगह। जैसे मान लीजिए ये पाइप है और ये खाली स्थान देख रहे हो, ये रक्त को बहने के लिए जगह है, इसकी बात की जा रही है। तो शिराओं में ये जगह जो है अधिक होती है, धमनियों की तुलना में सामान्यतः अधिक होती है। ल्यूमेन जो है चौड़ी होती है। फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती है, बिल्कुल सही है। जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनित रुधिर को हार्ट में लेकर के आती है, बिल्कुल सही है। फुफ्फुसीय शिरा में कोई वाल्व नहीं होता है, देखो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, रेलवे ग्रुप डी
2022 के अंदर जो है ये पूछा गया था सवाल। फुफ्फुसीय शिरा में कोई वाल्व नहीं होता है, तो देखो फुफ्फुसीय शिरा में सच में कोई वाल्व नहीं होता है, कोई वाल्व नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सी और डी दोनों सही है। लेकिन मान लीजिए कि आपको किसी एक के साथ अगर जाना पड़ जाए, अगर यही सवाल आ जाए तो आप इस वाले को लेकर के जाना, दोनों में से अगर किसी एक को चुनना हुआ तो आप सी के साथ जाना। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में उत्सर्जन तंत्र में। थैंक यू सो मच।